हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक कोर्स आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेके पी सब इंस्पेक्टर के फॉर्म लगे हुए हैं, जिसमें उन्होंने टेंटेटिव जो डेट दी हुई है 27 मार्च को दी है कि इस डेट को एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा जो जेकेपी सब इंस्पेक्टर का होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल मेजर टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, फिर जाके फाइनल लिस्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। सो गाइस, इस वीडियो में हमारा कोई एक टॉपिक टारगेट पर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपने सभी ने सिलेबस देखा हुआ है, जैसा ये सिलेबस है, आपको पता ही है, जेकेएसएसबी ने भी यही बोला। और मैं आपको बता दूं अभी से, करंट इवेंट्स है आपको नेशनल इंटरनेशनल के पढ़ने हैं। ज़्यादातर तो आपको नेशनल के ही पूछे जाएंगे। हिस्ट्री पढ़नी है आपको इंडिया की, और नेशनल मूवमेंट भी पढ़नी है, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी है। पॉलिटी है आपकी, जीएन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, और क्या क्या रिमूवल डिफ़िकल्टीज थी, और इकनॉमी है आपकी। उसके बाद आपकी ईबीएस है, और जनरल साइंस है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। अब ये टॉपिक क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि इंटरव्यू में जब यही चीज़ें पूछी जा सकती हैं, पर्सनैलिटी के रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, बिहेव चेक किया जाता है इंसान का, किस तरह से वो सिचुएशन को हैंडल करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में देखने को मिलेंगी। अब जनरल साइंस जो रहती है आपकी, ये शायद आपकी 10 मार्क्स की पूछी जा सकती है। ठीक है ना। बेसिक कंप्यूटर है आपका, जो चीज़ें आप पढ़ते आए हो अभी तक जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो वायरस के रिलेटेड हो, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर, जो भी जितना भी है आपने पढ़ा है अभी तक जेकेएसएसबी के कंप्यूटर के लिए, वही चीज़ें आपने यहाँ तक पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी। कहने का मतलब कि जितना भी अभी तक जेकेएसएसबी ने अपने एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी है वो आपने सारी करनी है। जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, साइलोगिज्म हो गया, इनक्वेलिटीज हो गई, ये दिस ऑल थिंग्स आपने करनी ही करनी है। ठीक है। उसके बाद आती है एनालिटिकल एबिलिटी, जो भी कुछ ऐसे मैथमेटिकल रेशियो, प्रोपोर्शन, एलसीएम, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, ये चीज़ें आपने सारी एनालिटिकल एबिलिटी के अंडर पढ़नी है। ये सिलेबस उन्होंने किनको दिया, जेकेएसएसबी को। किसने? होम डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया। अगर होम डिपार्टमेंट इसको सेट करता, उसने अपने हिसाब से करना था। वो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत जीएनके की भी पढ़नी है। जीएनके की चीज़ें क्या पढ़नी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जीएनके की चीज़ें आपने जो अभी तक पढ़ते आए हो वही पढ़नी है। तो जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री के रिलेटेड चीज़ें देख लेनी है, क्योंकि आपको हिस्ट्री इंडिया की पढ़नी है तो हिस्ट्री वहाँ की पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी देख लेनी है, बाकी यही चीज़ें आपको पढ़नी है। बाकी जो आपका सारा कुछ है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अभी तक पढ़ते आए हो, अपना वेटलैंड्स वगैरह जो भी है आपका, फ्लोरा फाना, उन चीज़ों पे थोड़ा देख लेना। और क्योंकि इंडिया जो ज्योग्राफी है ये एक छोटा सा नाम है, और इसके अंदर आपका सब कुछ आता है। ठीक है। इंडिया ज्योग्राफी के अंदर आपकी मैं बात करूँ तो रिवर्स आ जाएंगी आपकी। ठीक है। रिवर्स, लेक्स, फिजिकल फीचर्स आ जाते हैं। फिजिकल में चीज़ें यही पूछी जा सकती हैं। और इकोनॉमिक में मैं आपको बता दूं कि मिनरल्स रिसोर्सेज जो भी हैं, नॉन मेटालिक रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिस्कशन करने को देखने को मिलेंगी। बाकी वर्ल्ड का, जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, मे भी इसमें जो आपका कॉस्मोलॉजी है उसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाएंगे, आपको 120 क्वेश्चन होंगे, और जो मार्क्स होंगे वो आपके 150 होंगे। ठीक है। 120 क्वेश्चन के 150 मार्क्स होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, आज का जो लेक्चर है वो इसी पे बेस्ड है, और मैंने आज के इस लेक्चर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, टोटल 50 क्वेश्चन रखे हैं। और सभी स्टूडेंट्स में रिक्वेस्ट करूँगा, ये सारे के सारे टॉपिक में इंक्लूडेड हैं। ये सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे आपको, मैंने थोड़े बहुत ही टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। तो मैं एज ए डेमो देखना चाहता हूँ कि कितने सारे बच्चे हमारे इस वीडियोस में इंटरेस्टिंग हैं, और कितने सारे इसका नेक्स्ट पार्ट का वेट भी करेंगे। हमारा एक ही प्लेलिस्ट रहेगा, JKPSI कोर्स। ठीक है। और उसमें से आपको ये MCQs वगैरह देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, इसका आप आंसर करें। ठीक है, वीडियो के लाइव चैट में। तो विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया? कौन सी जो एक लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन है कोल की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मानी जाती है? आंसर इसका आपने लाइव चैट में बताना है। ठीक है। कौन सी स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल की इंडिया में? उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, या फिर कर्नाटक है? जल्दी से बताएं इसका आंसर। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा कि मैंने किस
टॉपिक से ये क्वेश्चन कैरी किया है। ये किया है कि मैंने इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, इंडिया इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है। जेकेएसएस भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि दोस्तों ये देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट वो पूछ नहीं सकते, क्योंकि ये कोई फाइनेंस का एग्ज़ाम तो है ही नहीं कि इस तरह से चीज़ें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं और उन्होंने 6 टाइम वैकेंसीज के करेंगे, सिलेक्शन करेंगे जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे फिज़िकल के लिए। मैं आपको बता दूं कि पहला आपका रिटन है, उसके बाद आपकी फ़िज़िकल मेज़रमेंट होगी, हाइट वगैरह जो भी है, उसके बाद आपको फ़िज़िकल मेज़रमेंट, थर्ड में आपको डाला जाएगा पीटी टेस्ट के लिए, फिज़िकल एजुकेशन टेस्ट के लिए, ठीक है, सॉरी फिज़िकल टेस्ट के लिए, एंट्रेंस टेस्ट के लिए। फोर्थ में आपका होगा मेडिकल, और फिफ्थ में आपकी आएगी फाइनल लिस्ट, कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, जो कि होगी 1200 बच्चे की लिस्ट। और इस फील्ड में बच्चा होगा टोटल इतना अप्रॉक्स, ठीक है। और यहाँ से जाएगा फिर यहाँ पे कितना टाइम, इसके 6 टाइम है, ठीक है। तो बताइए ज़रा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका झारखंड है। जिन बच्चों ने झारखंड यहाँ पे लिखा है वो बिल्कुल सही है। और इंडिया में झारखंड में होती है, उड़ीसा में भी आपको कोल मिलेगा, और मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में भी आपको कोल देखने को मिलेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी कोल की प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका आता है कि अगर मैं कंट्री की बात करूं, अगर हमने बोला है कि सर वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी हमें पढ़नी है, तो, तो कोल जो है एक नॉन मेटालिक पावर एनर्जी है, सॉरी एनर्जी है, ठीक है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कंट्री की बात करूं तो मैं सबसे ज़्यादा आपका चाइना में होता है कोल, उसके बाद आपका होता है यूएसए में, आफ्टर दैट इंडिया आपका थर्ड नंबर पे, ठीक है। याद रखना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम वर्ल्ड में, चाइना है, इंडिया, यूएस या फिर रशिया। बताइए जरा इसका आंसर जल्दी से। तो ये आपका, अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है। लास्ट में अपना 15 में से स्कोर सभी बच्चे बताएं। पहले बता देता हूँ, कल से शायद आपका टेस्ट लूँ मैं, उसमें रीजनिंग भी रख सकता हूँ, मैथ के क्वेश्चन रख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आपने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जेके प्रैक्टिस का मेन मोटिव यही है कि बच्चों को प्रैक्टिस करवाना। स्टॉक एक्सटेंड के लिए भी क्लासेस हम ज़रूर लाएंगे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम अभी डेट नहीं आई है, तो इस एग्ज़ाम के बाद उसकी क्लासें चलेंगी। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर मैं बात करूँ, प्रोड्यूसर है जो कि ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, ये आपका एक नॉन मेटालिक है, नॉन मेटालिक एनर्जी है, ठीक है ना, नॉन मेटालिक एनर्जी है। तो सबसे ज़्यादा ये आपकी यूएसए में होती है। सेकंड प्रोड्यूसर की बात करूँ तो रशिया, थर्ड प्रोड्यूसर की बात करूँ तो सऊदी अरब, सऊदी अरब। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको नोट कर लो। फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, थर्ड आपका सऊदी अरब, ठीक है। सर ईरान इराक का क्या हुआ, इराक, हाँ इराक, यहाँ से ही चीज़ आई कि जो इंडिया है, जो हमारा इंडिया है, ये इंपोर्ट कहाँ से करता है आपका पेट्रोलियम को, ठीक है, कहाँ से इसको इंपोर्ट करेगा, तो ये करेगा आपका इराक से, इराक से करता है, और आपका सऊदी अरब से, सऊदी अरब से। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट है। किसके रिकॉर्डिंग आता है, सर आपका इंडियन इकोनॉमिक भी आ सकता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डज नॉट शेयरिंग इट्स बाउंड्री विद इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती है इंडिया के साथ। सबसे पहले आपसे स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन बताया जाता है छोटी छोटी क्लासों में कि इंडिया के पड़ोसी देशों के नाम बताओ। इंडिया का पाकिस्तान, दूसरा आपका चाइना आ गया, थर्ड आपका नेपाल आ जाता है, फोर्थ आपका अफ़गानिस्तान आ जाता है, ठीक है, और फिफ्थ आपका आ जाता है भूटान, सिक्स्थ आपका म्यांमार, और सेवन्थ आपका बांग्लादेश।
ये हमारे जो कि इंडिया के नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाक, चाइना, नेपाल। और आपने एक काम करना है, इन साथ के साथ जो भी कंट्रीज़ हैं इनकी करेंसी और इनकी कैपिटल आपने मुझे कमेंट में बतानी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं GKSSB द्वारा। चाइना, थाईलैंड, नेपाल या फिर भूटान, क्या कौन सी इनमें से नहीं है? तो राइट ऑप्शन इज बी, थाईलैंड इज़ नॉट द नाइबरिंग कंट्री ऑफ, या फिर इंडिया इसके साथ बॉर्डरिंग शेयर नहीं करता। ओके, होप सो यहाँ तक आपके 3 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 11 डिग्री जो चैनल है डिवाइड्स करता है विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, कौन से चैनल के ग्रुप्स को डिवाइड करता है? अंडमान निकोबार को, मैनक्वाई लक्षद्वीप को, मालदीव्स लक्षद्वीप को, या फिर अमरदीवी एंड कैननोर को? ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई थी आपको, एग्जामिनर इनको पूछ सकता है किसी भी हालात में। देखिए 4 तरह के चैनल्स होते हैं। एक तो 8 डिग्री होता है। 8 डिग्री जो चैनल है, ध्यान से सुनिएगा गाइस मेरी बात, 8 डिग्री जो चैनल है ये आपका मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में है। ठीक है, याद रखना, मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में फॉल करता है आपका कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। सर ने बताया था 8 डिग्री चैनल आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो नेक्स्ट मेरा आता है 9 डिग्री चैनल, इम्पॉर्टेंट है। ये आपका मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप के बीच में आते हैं, ये चीज़ मैंने करवाई है। और 10 डिग्री चैनल जो आपका अंडमान और निकोबार के अंदर आता है, और ये मैंने आपको बता दें मिनिकॉय लक्षद्वीप, तो ये आप नहीं है। तो 11 डिग्री जो चैनल आपका बनता है वो बनता है आपका अहमदीव एंड कनौर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि 5th क्वेश्चन आता है कि हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल? ड्यूल गवर्नमेंट बंगाल में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? देखिए आपका इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, मॉडर्न हिस्ट्री से। मैं आपको बता दूं कि आपको एंशियन, मिडिवल और एंशियन मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मोस्टली प्रोबेबली आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही बनेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें। ड्यूल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश जो हुआ था आपका, ये कंसेप्ट 1765 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? ये रॉबर्ट क्लीव द्वारा किया गया था। याद रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड? ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी इंग्लैंड में? 1600 में, 62 में, 5 में, या 66 में? ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि पोर्तुगीज आए पहले, उसके बाद फिर डच आए, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है ना, ये 1600 की बात है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है इंडिया का, उसका नाम बताइए। सुंदरबन डेल्टा है, महानदी रिवर डेल्टा है, गोदावरी रिवर डेल्टा है, या कावेरी रिवर डेल्टा है? तो जो लार्जेस्ट डेल्टा बनता है वो आपका कौन सी साइड है? कि ईस्ट वाली साइड है, और उसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, प्लासी की जो बैटल हुई थी, उस प्लासी की बैटल, ये एक्चुअली किस प्लासी की बैटल की बात करें, जो 23 जून 1757 में हुई थी ब्रिटिश और सिराजुद्दीन के बीच में। ठीक है, और ब्रिटिश ने बॉन्ड कर दिया था, डिफीट कर दिया था इसको, सिराजू को। और ये जो थे मीर जफ़र थे उस टाइम के, ये फर्स्ट नवाब थे बंगाल के, मीर जफ़र। ठीक है, उसके बाद आ गया पोर्तुगीज गवर्नर हु अबॉलिश सती इन गोवा। पोर्तुगीज के कौन गवर्नर थे जिन्होंने अबॉलिश किया था सती प्रथा को गोवा में? अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके थे एल्बुक्यूर्की, अल्फांसो कुछ ऐसा नाम था इनका, एल्बुक्यूर्की, ये नाम के पर्सन थे जिन्होंने इस सिस्टम को अबॉलिश किया था। ठीक है, और ये जो इंडिया में आए थे, ये आए थे 1503 में। ठीक है, और 1509 में ये गवर्नर बने पोर्तुगीज़ के, गवर्नर बन गए पोर्तुगीज़ के। और 1510 में इन्होंने कैप्चर किया गोवा को इन्होंने कैप्चर कर दिया। ठीक है, और इन्होंने एक पॉलिसी लाई थी जिसका नाम था इम्पीरियलिज्म पॉलिसी थी, इनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो मैंने गोवा कैप्चर वाला क्वेश्चन बताया, ये JKSSB ने क्वेश्चन पूछा भी था यूनिट सुपरवाइजर के एग्जाम में। बोलता कि थर्ड बैटल कब लड़ी गई पानीपत की? 1526 में, 56 में, 61 में, 76 में?
तो अगर मैं फर्स्ट बैटल की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट बैटल थी जो आपकी 1526 में लड़ी गई थी, 21 अप्रैल 1526 में। ओके, बाबर और लोधी के बीच में लड़ी गई थी, बाबर और लोधी के बीच में। ओके, उसके बाद आता है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है आपने। सेकंड जो थी 5056 में लड़ी गई। थर्ड जो लड़ी गई आपकी 7061 में किस किस के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट ऑप्शन इज सी। अब बोलता है कि विच टाइप ऑफ, ये जो सारे क्वेश्चन चल रहे थे आपके हिस्ट्री के थे, ये इकॉनमी से क्वेश्चन लिया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन डेवलप्ड कंट्री। एक तो होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज, एक तो होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया कौन सी कंट्री है, कमेंट करें, डेवलपिंग है कि डेवलप्ड कंट्रीज है। देखिए, बोर्ड है कि अनएम्प्लॉयमेंट, किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हमें मिलेगी डेवलप कंट्रीज़ में। डेवलप कंट्री में हमें एम्प्लॉयमेंट जो मिलती है वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ के लोग जो काम करके वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, राज़ी नहीं है, इसलिए उनको हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। काम तो है बट है कर नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप। कौन सी क्रॉप है जो कि एग्जाम्पल है खारिफ क्रॉप की, ग्राम, कॉटन, पी या फिर बीट। ठीक है, खारिफ की क्रॉप का सीज़न जो होता है आपको पता ही है, जुलाई अक्टूबर तक होता है, हार्वेस्टिंग अक्टूबर में, और नवंबर टू अप्रैल जो होती है आपकी राबी की क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, क्रॉप्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइटली आप बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, तो ये जो कॉटन है ये एक एग्जाम्पल है खरीफ की क्रॉप की। ओके, उसके बाद आता है कि इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पॉलिटीज से क्वेश्चन आया, इनकॉपरेट किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कब किया गया ये? सो ये किया गया आपका 1976 में। अंडर विच अमेंडमेंट, डू कमेंट, किस अमेंडमेंट के तहत इसको लाया गया था, कमेंट करें। दो क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, एक तो वो करेंसी और कैपिटल वाला, दूसरा ये। राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था इम्प्लीमेंट किया गया गवर्नमेंट द्वारा ऑफ इंडिया द्वारा, कब किया गया था? 15 अगस्त को 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2009 में, 22 जनवरी 2009 में। तो ये किया गया आपका 1 अप्रैल 2009 में। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं जो फिजिकली हेरेसमेंट थी, RT एक्ट भी इसको बोला जाता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो फिजिकल हेरेसमेंट जो बच्चों के साथ पनिशमेंट वगैरह थी उन पे सबसे रोकबंदी लगेगी। और जो भी क्लासरूम में इसको कास्ट को लेके, रेसेस को लेके, कलर को लेके, रीजन को लेके भेदभाव थे, उन सब पे रोकबंदी होगी। ठीक है, सभी इक्वल होगी। और लास्ट का क्वेश्चन है हमारा साइंस का, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन। नाइसिन कौन सा विटामिन होता है, ये आपने मुझे बताना है। और हम इसको निकोटोनिक एसिड भी बोलते हैं, निकोटोनिक एसिड। जितने क्वेश्चन मैंने बताए होमवर्क के लिए, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। और ये जो डिफिशियंसी आपको बता रहा है ये आपकी पेलग्रा है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। कमेंट करें कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, जो मैंने 15 क्वेश्चन करवाए। आपका कितना स्कोर बना? जो भी बच्चे 10 तक स्कोर कर रहे हैं वो ठीक है, 11 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं, 14 कर रहे हैं, गुड। नेगेटिव मार्किंग करके बताइए। नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी आएगा इसका, तो आपके रिस्पॉन्स का हमें वेट रहेगा कि किस तरह से आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। एज ए डेमो लेक्चर था, नेक्स्ट वीडियो में शायद 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।